हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, वैद आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 2021 में भारत ने ब्राजील को पिछाड़कर विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में चीनी उत्पन्न करने वाले देश का खिताब जीता। और इस खिताब को मिलना तो एक बड़ी ही खुशी की बात रही देश के लिए, लेकिन समस्या ये आ गई कि इतनी ज्यादा मात्रा में चीनी की आवश्यकता देश को थी ही नहीं। हमारे देश में जो शुगर की आवश्यकता, वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर की नीड है देश को चलाने के लिए, देश में उपभोग करने के लिए। और ये जो एक्स्ट्रा शुगर जो हम पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से जो देश के अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो भूमिगत जल है, उसका दोहन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। ऊपर से गवर्नमेंट जो है गन्ना किसानों को अलग अलग तरह की सब्सिडीज देती है, उनको प्रमोट करती है कि आप ज्यादा ज्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन करिए। उनको एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइसेस, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगभग 315 रुपए क्विंटल है। इसके अलावा स्टेट एडवाइजरी प्राइस और एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि करीब करीब 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर पे चीनी के लिए होता है। इस तरह से अलग अलग तरह के प्राइसेस की सब्सिडी देकर और उनको इंश्योर करके कि उनके गन्ना की फसल के उत्पादन के लिए उन्हें किसी भी हालत में एक मिनिमम प्राइस जो है मार्केट से मिलेगा ही, और उनका गन्ना या उनके खेतों में उत्पन्न होने वाला जो गन्ना उस पर्टिकुलर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एफआरपी से ज्यादा मात्रा में ज्यादा कीमत पर बिकेगा। गन्ना किसानों का भी सरकार पे लगातार दबाव बना रहता है कि वो हर साल कुछ ना कुछ इस एफआरपी में यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस में कुछ ना कुछ वृद्धि करते रहे। और इस साल भी हमने देखा कि पिछले साल की तुलना में केंद्र सरकार ने एफआरपी के दाम में करीब करीब 10 किलोग्राम तक 10 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। पिछले वर्ष यह करीब 305 रुपया क्विंटल था और इस साल इसे बढ़ाकर 315 रुपया क्विंटल कर दिया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्सिडी हम दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होती, जो चीनी की आवश्यकता देश को है नहीं, तो ये ढेर सारा चीनी जो है सारे गन्ना किसान मिलकर उगाने लगते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो जब देश में खपत है नहीं, तो इसका करेंगे क्या? तो इसको करेंगे क्या, इसको बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे देश के किसानों को इस गन्ने के उत्पादन में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, उनको बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसलिए इंडिया की जो चीनी है, तो नंबर एक, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा, ये विश्व में बहुत सस्ती चीनी हम भारत बेचने लगा। इसकी वजह से जो चीनी उत्पादक देश है, जैसे कि ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्वाटेमाला है, इस तरह के जो देश हैं, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। इनकी कोई चीनी खरीद ही नहीं रहता इंटरनेशनल मार्केट में। तो इन्होंने एक संस्था है जिसको नाम आप लोग करीब जानते ही होंगे, जिसको हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूटीओ में इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज की, मुकदमा किया, जिसका अल्टीमेटली जो केस है, भारत जो है हार गया। और शिकायत ये थी, मुकदमा यह था कि भारत के में जो है, भारत की सरकार अपने किसानों को एक्सेसिव मात्रा में एक्सपोर्ट सब्सिडीज और जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, जैसे कि एफआरपी, इस तरह की चीजें प्रदान करें, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारत की चीनी बहुत सस्ती है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई है, और इसी वजह से अगर हम देखें 2021-22 में इतने ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से जो है भारत ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया गन्ने का, और लगभग 110 लाख टन हमने गन्ने का उत्पादन, जो हमने जो है चीनी का उत्पादन और एक्सपोर्ट किया। गन्ने का उत्पादन तो इससे ज्यादा भी था। और अब गवर्नमेंट के सामने समस्या आ गई कि अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो अपनी चीनी को बेचते हैं, तो उन्हें इतनी ज्यादा सब्सिडीज में कटौती करनी पड़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब गन्ने को किसमें कन्वर्ट करने लगी, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट जो है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन करते हैं, वो गन्ने का वो एथेनॉल में कन्वर्ट करने लगे। एथेनॉल, जैसे कि हमें पता है कि सन 2003 से एक स्कीम चल रही है, जिसको हम ईबीपी स्कीम कहते हैं, दैट इज ईबीपी प्रोग्राम, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। और इसमें क्या करते हैं, पेट्रोलियम में जो है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे कि पेट्रोल है, उसमें हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, एथेनॉल को मिला देते हैं। और एथेनॉल को मिलाने से अभी वर्तमान में शुरुआत इससे बड़ी मिनिमम से हुई थी, 2 से 3% तक की ब्लेंडिंग हम कर रहे थे। और फिर इस स्टेट में अगर अभी वर्तमान में हालत ये कि भारत ने पेट्रोलियम पदार्थों में करीब करीब 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने लगा। तो इतना सारा एथेनॉल मिल कहां से रहा भारत को, कि वो सारा का सारा गन्ना जो गवर्नमेंट सब्सिडी देकर किसानों को सब्सिडी देती कि तुम सब गन्ना उत्पादन करो और हम उसको खरीद लेंगे अच्छे प्राइसेस में, उससे हम बनाएंगे एथेनॉल, एथेनॉल को मिला देंगे पेट्रोल में, और पेट्रोल को फिर हम महंगे दामों पर देश में बेचेंगे। लेकिन यानी कि अब आपके खेतों में उगने वाला, जो किसानों के खेतों में उगने वाला गन्ना है, वो गाड़ियों के पेट्रोल के साथ मिक्स होकर जो है वो एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी, यानी कि अगर हमने कहा जीएसटी के दामों में, जीएसटी का परसेंटेज में 18% से जीएसटी को घटाकर 5% तक गिरा दिया।
394 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, शुगर का उत्पादन हुआ था लास्ट ईयर। और इसमें से आप देखिए कि 350 लाख टन मैक्सिमम जो शुगर है उसका यूज कर लिया गया एज एथनॉल, एज अ प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल। तो जितना भी हमारे देश में चीनी का उत्पादन कर रहा है, हम अपने डोमेस्टिक कंजप्शन, यानी कि अगर आप कहें कि भोज्य पदार्थ के रूप में जो चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एथनॉल के साथ मिक्स करने के लिए हम मैक्सिमम चीनी का निर्माण फिलहाल कर रहे हैं। और अगर इस वक्त अगर हम देश में बात करें तो इस वक्त जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिया में लगभग 10% तक की एथनॉल की ब्लेंडिंग जो है अचीव कर ली गई है। और 2025 में इस वैल्यू को बढ़ा के हम कितना करना चाह रहे हैं, अप टू द 20% तक की ब्लेंडिंग हम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि पेट्रोलियम में होने वाले इंपोर्ट बिल में कटौती हो। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। अच्छी बात है कि हम पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा की बचत करना चाहते हैं, लेकिन ये गन्ना उत्पन्न कैसे होता है? तो गन्ना उत्पन्न करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ ही प्रदेश जो है वो गन्ने का उत्पादन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। और इसमें से भी शुरुआत की जो 3 स्टेट हैं, दैट इज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं। और गन्ना के उत्पादन में एक समस्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको पैदा करने में करीब करीब 3000 mm पानी का पर ईयर पानी की बरसात होनी चाहिए। जिस भी जगह पे गन्ने का उत्पादन होना चाहिए वहां 3000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की बारिश होनी चाहिए। लेकिन समस्या यह कि इन तीनों के तीनों प्रदेशों में करीब करीब पर ईयर केवल 1000 से लेकर 1200 mm बारिश होती है, यानी कि आवश्यकता से आधी से भी कम बारिश होती है। तो अब ये एक्स्ट्रा पानी लाए कहां से? तो हम कहां से लाएंगे? नलकूप वगैरह है, जैसे जो इरिगेशन का काम होता है, सिंचाई की सुविधाओं की सहायता से यहाँ के किसान ढेर सारा डीजल जलाकर उस गन्ने को सींचते हैं, नलकूपों की सहायता से, नहरों की सहायता से, या अलग अलग तालाब और पोखरों की सहायता से। लेकिन इन सब समस्या एक नई आ जाती है कि लगभग अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने 26 लाख करोड़ लीटर पानी का जो हमारा भूमिगत जल है उसको नष्ट कर दिया इस अननेसेसरी के गन्ने के उत्पादन में, जिसका उपभोग आप भोज्य पदार्थ के तौर पर नहीं करते। तो भारत में खासकर ये जो रेन डेफिशिट स्टेट्स हैं, अगर जिनमें गन्ना ज्यादा मात्रा में हो रहा है लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, इन सारे के सारे स्टेट्स में अगर हम देखें तो यहां पर भूमिगत जल में बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होती जा रही है। और आप पेट्रोल तो कल को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर देश में पानी खत्म हो गया तो वो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एक तरफ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में चीनी उत्पादन करने वाला देश बन गया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सुनने को कल को आएगा कि भारत सबसे कम मात्रा में भूमिगत जल वाला देश बनकर रह गया। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई यह है कि इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे चीनी की आवश्यकता देश को नहीं है, ये कड़वा सच है। और किसानों को ढेर सारी सब्सिडी, एफआरपी, एसएपी, एमएसपी के रूप में गवर्नमेंट देती है, केवल गन्ने में बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिडी स्कीम लाए, अलग अलग फसलों में भी सब्सिडी देनी चाहिए, एक ही गन्ने की फसल में ना देके किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कम वर्षा का प्रयोग करने वाली फसलों का उत्पादन करे, ताकि जो है देश में इतना ज्यादा मात्रा में वाटर का उपभोग ना हो। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन जैसी चीजें हैं, मतलब अगर आप गन्ने में अगर आप पानी भर के आप गन्ने का उत्पादन करें तो, यानी कि सामान्य तरह से अगर हम गन्ने को फ्लडिंग मेथड के द्वारा गन्ने का उत्पादन करें तो ऐसी स्थिति में पानी का उपभोग ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन जैसी, यानी कि एक एक बूंद टपकने वाली विधि के द्वारा जो हम अगर गन्ने का उत्पादन करते हैं तो यहां पर जो 70% तक पानी की बचत हो जाती है। तो नंबर एक, अगर हम कहें मोनोकल्चर, गन्ने के उत्पादन एक तरह का मोनोकल्चर क्रॉप है, क्योंकि पूरे खेतों में एक ही जैसी फसल उगी हुई है। मोनोकल्चर में कमी करनी चाहिए, कई सारी फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जिसे गन्ना वगैरह ना उत्पादन कर ऐसी फसलें जिनमें कम से कम मात्रा में जल की खपत होती है, उनको उगाने के लिए किसानों को अलग अलग तरह की कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिडीज स्कीम देनी चाहिए। और जब ये सब करेंगे हम, और लोगों को जागरूक भी करना है, जब ये सारी की सारी चीजें करी जाएंगी तो भारत में जितनी आवश्यकता है, चाहे वो पेट्रोल के लिए हो, चाहे वो आवश्यकता भोज्य पदार्थ के तौर पर, उतनी ही चीनी का उत्पादन करें और अन्य बची हुई भूमि पर अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन करें, उन्हें सब्सिडी किसानों को मिले ताकि उनका भी कोई आर्थिक नुकसान
ना हो। तो एक तरह की विन विन तरह की सिचुएशन बनाने की आवश्यकता हमें लगती है कि आने वाले भविष्य में देश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि भूमिगत जल की रक्षा हो सके और किसानों के हितों की भी रक्षा हो सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की गन्ना और चीनी उत्पादन की, और अन्य वीडियो लेक्चर जो हम लोग आने वाले समय में आपके साथ आएंगे, तो वहां पर फिर नए विषयों के साथ आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।